हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर तैयारी में आज हम पोषण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज जिससे मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो हमारे सुपरवाइजर नोट्स की वॉल्यूम फर्स्ट जो बुकलेट आपको मिलेगी पोषण, उससे करवाने वाली हूँ। हस्तलिखित नोट्स हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में कवर किया है। साथ में एक ग्रुप मिल रहा है ऑनलाइन के लिए जहाँ हम डेली ईजी लैंग्वेज में बहुत सरल सरल टॉपिक करवा रहे हैं जो आपको लिए एग्जाम में आना ही है और तुरंत तुरंत आपको याद होंगे, क्योंकि तुरंत ग्रुप में कोई चीज़ आती है तो तुरंत हमारे माइंड में वो पिन कर जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह की आपको पहला वॉल्यूम 1 मिलेगा हमारे नोट्स में। टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, टोटल 7 वॉल्यूम आपको इसके दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा करंट डाटा के साथ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोषण आखिर ये इसी तरह से हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला है कि पोषण होता क्या है। विभिन्न विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया जो हमारे शरीर में जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटन होता है। मतलब हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारा शरीर जो होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो भोजन हमारे शरीर का टूट जाता है, वो जो प्रक्रिया होती है वो उपापचयी प्रक्रिया कहलाती है। जो इस पोषण में ये प्रक्रिया सम्मिलित होती है। ये इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी ऑप्शन में आपको दे सकते हैं कि पोषण में इनमें से क्या शामिल होता है। तो आपको याद रखना है कि पोषण में उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो शामिल होती हैं। खाद्य संश्लेषण, स्वांगीकरण, अंतःग्रहण, अपशोषण, इसमें ऊतकों का नवीनीकरण, मरम्मत शामिल होता है। मतलब पोषण में ही खाद्य का संश्लेषण, जो खाद्य हमारे शरीर के अंतर्गत जाता है, स्वांगीकरण जो हम अंग को उसको खाद्य को ग्रहण करते हैं, अंतःग्रहण अंदर ग्रहण करते हैं, अपशोषण जो हमारे शरीर में उस खाद्य पदार्थ का अपशोषण होता है, ऊतकों का नवीनीकरण। पोषण के कारण ही हमारे शरीर में नए नए ऊतक बनते हैं, नई सेल्स बनती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, ऊतकों की मरम्मत होती है। जैसे कि एक दुबला पतला व्यक्ति है, उसको बोला जाता है कि अच्छे से खाओ पियो, तुम अच्छे मोटे हो जाओगे, अच्छी तुम्हारी सेल्स बनेंगी। या व्यक्ति को मोटा होने के लिए प्रोटीन शेक दिया जाता है, प्रोटीन पाउडर दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें पोषण के अंतर्गत जात आती हैं, जिसमें व्यक्ति का शरीर बनता है, बॉडी बिल्डिंग होती है, बॉडी बिल्ड होता है। ये सभी चीज़ें पोषण के ही अंतर्गत आती हैं। पोषण में अगर हम तत्व देखें कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, तो पोषण में विभिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, वसा होता है। ये सब जो होता है पोषक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं पोषक पदार्थों से हमारे संपूर्ण अगर समुचित मात्रा में हमारे शरीर को मिलता है तो हमारा शरीर अच्छी तरीके से पोषण करता है। तो ये सभी चीज़ें पोषण के अंतर्गत आ जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही थी तो मैंने हमारी जो पहली क्लास थी, ये हमारी C7 क्लास है, मतलब C सीरीज़ की 7वीं क्लास है ये। इसके पहले जो मैंने C1 कराई थी वो मैंने कार्बोहाइड्रेट को कराई थी। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने कार्बोहाइड्रेट उसमें आपको समझाया था, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। नहीं देखा है तो कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा कल मैंने विकास का एक प्रैक्टिस सेट बनाया था। मैंने प्रैक्टिस सेट भी चालू किए हैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। 3 प्रैक्टिस सेट बना चुकी हूँ। जो पहला था वो बाल विकास को लेकर था, दूसरा गर्भवती महिलाओं को लेकर था, और तीसरा जो मैंने कल बनाया है वो पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर था। कमेंट बॉक्स में मैं प्रैक्टिस सेट की लिंक डाल दूंगी आपको प्लेलिस्ट की, तो आप वहां से पूरे वीडियोस देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ आपको डेली वीडियोज़ का अपडेट भी मिलता रहेगा। अब पोषक तत्व देखते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, तो शरीर में पोषण के लिए 2 तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। एक तो होता है ईंधन तत्व और दूसरा होता है शारीरिक बनावट के लिए पदार्थ। ईंधन तत्व क्या होता है और शारीरिक बनावट के लिए पदार्थ क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। आपको मेन ये याद रखना है कि शरीर में पोषण के लिए 2 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला क्या होता है, पहला एक ईंधन तत्व है और दूसरा क्या है, दूसरा शारीरिक बनावट के लिए पदार्थ या उत्पादक है। ईंधन तत्व क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। आपसे ये पूछेंगे इनमें से कौन ईंधन तत्व है, कार्बोहाइड्रेट दे देंगे और प्रोटीन दे देंगे और वसा दे देंगे, तो आपको इनमें से कौन है तो आपको बताना है। ये सभी जो है वो ईंधन मतलब क्या, ईंधन क्या करता है, जो आपने नॉर्मल ईंधन देखा होगा, लकड़ी है, कंडे हैं, ये ईंधन होता है। तो ये क्या करते हैं, ये हम जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमको आग जलाते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ताप उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही शरीर में हम जो काम कर रहे हैं, हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करता है वो यही ईंधन तत्व करते हैं। तो याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये क्या है, ईंधन तत्व है।
इनसे हमको कैलोरी प्राप्त होती है। वर्तमान में विटामिन व खनिजों का भी विशेष महत्व है। शरीर में कुछ क्रिया शिथिल व सुषुप्त अवस्था में होती है। शिथिल व सुषुप्त जब हम बहुत आलसी मोड में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, उस समय भी कुछ क्रिया होती हैं। जैसे जैसे शारीरिक कार्य बढ़ता जाता है, उपापचय मतलब पाचन दर भी उसी अनुपात में बढ़ता है। हम बैठे रहेंगे, हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया है वो शिथिल रहेगी, हम काम ही नहीं करेंगे तो हमारा शरीर भी उसी अवस्था में चला जाएगा। जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, हमको कोई मेहनत वाला काम करेंगे तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो हमको पोषण की आवश्यकता होगी। आधार उपापचय क्या होता है? शांत और शिथिल अवस्था में होने वाली उपापचय क्रिया। ये डेफिनेशन याद रखना, ये पूछ सकते हैं आधार उपापचय क्या होता है। तो आधार उपापचय क्या होता है? शांत और शिथिल अवस्था में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनको हम आधार उपापचय कहते हैं। किसको कहते हैं? जो शांत और शिथिल अवस्था में होती हैं। शांत और शिथिल अवस्था में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो आधार उपापचय कहलाती हैं। शारीरिक कार्य जैसे जैसे बढ़ता है उपापचय भी बढ़ता है। जैसे कि शराब जो होती है वो उपापचय को बढ़ाती है। ये आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा पदार्थ उपापचय को बढ़ाता है, तो शराब उपापचय मतलब पाचन दर बढ़ाती है। चाय कॉफ़ी क्या करते हैं? चाय कॉफ़ी भी उपापचय दर को बढ़ाते हैं। अफीम और चरस जो होते हैं वो उपापचय को कम करते हैं। ये अलग से इसी प्रकार मैंने फैक्ट डाले हैं अलग अलग से वन लाइनर टाइप में, कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो एकदम से आपको याद हो जाए कि यार यहाँ पे। तो जब आप ये नोट्स जब आपको मिले, जिन लोगों ने नोट्स लिए हो या जो लेना चाह रहे हैं, तो जैसे कि ये लाइन आप पढ़ें तो यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। आधार उपापचय पढ़े तो इस पर इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। तो उस ये हैंड रिटन मिल रहे हैं आपको, ऐसे ही मिलेगा कि जैसे आपने खुद ही ने ही नोट्स बनाया, आपको बना बनाया मटेरियल मिल रहा है रेडीमेड, बस आपको इससे पढ़ाई करना है। तो चाय और कॉफ़ी भी क्या होते हैं? उपापचय को बढ़ाते हैं। और अफीम चरस क्या होते हैं? उपापचय को कम करते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन उपापचय को कम करता है। आप में लिख देंगे, चाय लिख देंगे, कॉफ़ी लिख देंगे, साथ में अफीम लिख देंगे कि कौन उपापचय दर को बढ़ाते हैं। तो चाय और कॉफ़ी उपापचय दर को बढ़ाने में आ जाएगा। और कौन कम करते हैं? तो अफीम जो है उपापचय दर को कम करने में आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अपना नंबर मेरे पास सेव करा दीजिएगा, 6260190944 ये मेरा नंबर है। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो आपको। और इसके अलावा 2 बजे के बाद फ़ोन कीजिएगा। और इस नंबर पर ही जो आप मुझसे नोट्स अगर लेना है, और इसी नंबर पर आप हाय लिख कर मुझे सेव करवा दीजिए। और यहीं पर आपको ग्रुप से जुड़ना है या आपको मेरा अपना नंबर सेव करवाना है तो वो सब यहीं से होगा। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद शरीर में 2 रूप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे पचता है तो 2 पदार्थ बनते हैं कार्बोहाइड्रेट के पचने से। एक तो बनता है ग्लूकोज और एक बनता है ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद शरीर में शरीर में क्या क्या बन जाता है जब कार्बोहाइड्रेट पचता है? तो कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो शरीर में 2 रूप बन जाते हैं। कौन कौन से? एक तो बन जाता है ग्लूकोज और एक बन जाता है ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद शरीर में 2 रूप बन जाते हैं, ये याद रखना। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद शरीर में 2 रूप में बन जाता है। कौन कौन से? एक ग्लूकोज में और एक ग्लाइकोजन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये अंडरलाइन भी कर दी है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है मैंने वो अंडरलाइन भी करी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है तो मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है, आप देख सकते हैं। ग्लूकोज जो है रक्त में तथा कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? तो ग्लूकोज रक्त में और कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। ये आपसे पूछेंगे। जो ग्लूकोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है, अभी हमने पढ़ा कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। और ग्लूकोज कहाँ पे पाया जाता है? तो ग्लूकोज रक्त में तथा कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। और ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? यकृत और पेशियों में संचित होता है। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? रक्त में तथा कोशिकाओं के बीच पाया जाता है। और ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? ग्लाइकोजन यकृत और पेशियों में संचित होता है। कार्बोहाइड्रेट 2 रूपों में रहता है शरीर में, ग्लूकोज और एक ग्लाइकोजन। ग्लूकोज कहाँ पे रहता है? रक्त में तथा कोशिकाओं में रहता है। और ग्लाइकोजन कहाँ पे रहता है? यकृत और पेशियों में रहता है। यहीं से आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज बनकर कोशिकाओं द्वारा इसको ग्रहण कर लिया जाता है। यहीं से ही क्या होता है, जब जैसे जैसे ग्लूकोज, जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो शरीर की जो पेशियों में, शरीर की जो कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है वो ग्रहण कर लिया जाता है।
वसा शरीर में त्वचा के नीचे झिल्लियों में संचित होती है। जैसे कि हमारे शरीर की जो त्वचा होती है मसलदार होती है, उसी के नीचे जो जमा होता है वो क्या होता है, वो वसा होता है। मनुष्य की मोटाई जो है वो वसा का संचय, जितना मनुष्य मोटा होगा मतलब उसमें फैटी एसिड ज़्यादा है, उसमें फैट ज़्यादा है, वसा ज़्यादा है। वसा का खजाना बहुत दिन तक ऊष्मा प्रदान करता है। अब पढ़ते हैं ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो पचने के बाद काय में रहता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट रहता है एक तो ग्लूकोज में, और एक काय में रहता है, एक ग्लाइकोजन में रहता है। एक तो ग्लूकोज में रहता है, एक ग्लाइकोजन में रहता है। ग्लूकोज कहाँ पे पाया जाता है, ग्लूकोज रक्त में पाया जाता है। ग्लूकोज कहाँ पे पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है और कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। और ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है और पेशियों में पाया जाता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। और वसा कहाँ पाया जाता है, त्वचा के नीचे झिल्लियों में रहता है। अब पढ़ते हैं संरचनात्मक तत्व। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज मैंने इसी से ही मेरे नोट्स के वीडियो इसलिए ही बनाया है कि आपको पता चल जाए कि हमारे नोट्स कितने इजी लैंग्वेज में तैयार किए गए हैं। पढ़ने में आपको कितना आसानी होगी। जो जो हाउसवाइफ है, जिन्होंने बहुत समय से पढ़ाई नहीं की है, जिनके बच्चे भी हैं और जिन लोग पढ़ाई करने में भी उनको समय नहीं मिल पाता है या जो जॉब में है, तो वो इजी लैंग्वेज में हमारे नोट्स से पढ़ सकती हैं। ये नोट्स साथ में हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप में हमेशा बोलती हूँ ग्रुप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑनलाइन तैयारी के लिए इसमें बहुत सरल भाषा में फैक्ट दिए जाते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह के फैक्ट वहाँ पे दिए जाते हैं। संरचनात्मक तत्व क्या होता है, तो मानव के शरीर का मृदुतक अंश 75% प्रोटीन से बनता है। मृदुतक अंश का मतलब होता है जो बाहर का जो शरीर होता है, शरीर का हमारे शरीर के अंगों का जो वो क्या कहलाता है, मृदुतक कहलाता है। मृदुतक क्या कहलाता है, जो हमारे शरीर का, एक सेकेंड, तो हमारे शरीर का जो बाहर का हिस्सा होता है मृदुतक, जिसको हम कठोर ऊतक भी बोलते हैं, जो कठोर होता है, तो वो उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है 75% तक प्रोटीन पाया जाता है। कितना प्रोटीन पाया जाता है, उसमें 75% तक प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा मृदुतक में क्या होता है, 75% तक प्रोटीन पाया जाता है मृदुतक में। ये आपसे पूछ सकते हैं। इसको पैरेन्काइमा भी बोला जाता है। इंग्लिश में बात करें तो इसको मृदुतक को पैरेन्काइमा भी बोला जाता है। पैरेन्काइमा ये मृदुतक को बोला जाता है। और मनुष्य के शरीर का ये जो ऊतक है ये कितने भाग में बना होता है, 75% प्रोटीन का बना होता है। ठोस स्थूल भाग जो रहता है हमारे शरीर में, जैसे कि हड्डियाँ हुई, दांत हुए, ये किसके बने होते हैं, ये अस्थि, कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। जो सॉफ्ट रहता है, मृदुतक मतलब जो सॉफ्ट रहता है। जैसे आपने सुना होगा मृदु और कठोर, तो मृदुतक अंश मतलब होता है जो सॉफ्ट बना होता है। तो जो सॉफ्ट अंश होता है हमारे शरीर का, कोमल अंग होता है, वो प्रोटीन से बना होता है। और जो कठोर भाग होता है वो अस्थि, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। एक मनुष्य को प्रतिदिन 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक मनुष्य को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भवती स्त्री को कितना प्रोटीन और मिलना चाहिए, गर्भवती प्रोटीन को 50% प्रोटीन और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। मतलब 100 ग्राम अगर है तो उसका 50% और जोड़ लो, तो 50 ग्राम जो है उसको और ज़्यादा प्रोटीन एक्स्ट्रा की आवश्यकता होती है। 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य का शरीर नहीं बना सकता है, इन्हें आहार से प्राप्त करना पड़ता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य का शरीर नहीं बना सकता है, उन्हें बाहर से ही ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो मनुष्य का शरीर नहीं बना सकता, उन्हें आहार से ही ग्रहण करना रहेगा। फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार की टेबल में भी आपको बताया है कि जैसे कि किस अनाज में कितना प्रोटीन होता है, दाल में कितना प्रोटीन है, तिलहन में कितना प्रोटीन है। इसके अलावा एक वयस्क को कितनी कार्बोहाइड्रेट कुल कैलोरी का चाहिए पड़ता है, गर्भवती और स्तनपान को। ये मैं अलग से एक टेबल में करवाऊंगी, ये अभी नहीं कराऊंगी। ये इसके अगला पेज था, 3rd नंबर का पेज जो हमारे नोट्स में है वो है। अब हम पढ़ते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, अति आवश्यक अमीनो अम्ल। फ्रेंड्स ये हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं और जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मेरी ये वाली बुकलेट है। संपूर्ण करंट डाटा के साथ ये नोट्स उपलब्ध हैं। पहली बुकलेट पोषण और स्वास्थ्य की है, दूसरी योजना और संस्थाएं की है, तीसरी सामान्य गणित तर्क शक्ति कंप्यूटर की है, चौथी शिशु की प्रारंभिक देखभाल शिक्षा है, पाँचवा जो बुकलेट है वो लगभग 3000 प्लस MCQ का एक प्रैक्टिस सेट है। थ्योरी पढ़िए, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम आपको ग्रुप में भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसके
अलावा अगली जो 6वीं वॉल्यूम है उसमें नियम, अधिनियम, अधिकार, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक संरचना, विकास की अवधारणा है। और जो हमारा 7वां बुकलेट है महिला पर्यवेक्षक का, जिसमें 1000 वन लाइनर है, ये क्या पूरा सारांश जो है इसमें महिला बजट हुआ, करंट डाटा हुआ, बाल बजट, आंगनबाड़ी से संबंधित प्रश्न, ये सभी कवर किए गए हैं। हमारे जो नोट्स का चार्ज है वो 1399 है, प्लस आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कुरियर चार्ज लग जाता है। इसके ऑनलाइन तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां हम तैयारी कराते हैं। मैं ये एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट आपको हमारे नोट्स के साथ मिलता है। और ये देखिए, ये मैं ग्रुप में करा रही हूँ इस प्रकार के टॉपिक, जैसे कि एक छोटा सा टॉपिक ले लिया मैंने, गर्भावस्था में वजन वृद्धि कितनी होती है। तो टोटल 9 से 10 किलो होती है। पहली तिमाही में 1 से 2 किलो बढ़ जाता है शुरू के 3 महीने में, और दूसरी तिमाही में शुरू के 6 महीने में 500 से ग्राम। उसके बाद की तिमाही, तीसरी तिमाही जो लास्ट 9 महीना होता है, फिर उसमें 500 ग्राम प्रति सप्ताह बढ़ जाता है। मतलब हर सप्ताह में 500 ग्राम बढ़ता जाता है। और पहले शुरू के 3 महीने में 1 से 2 किलो वजन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने टॉपिक करा रही हूँ। खुद ही देखिए कितने आसानी से एक कोई टॉपिक है वो याद हो जाएगा और आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। तो ये टॉपिक जो मैं करवा रही हूँ ये मैं ग्रुप में करवा रही हूँ। ग्रुप अपडेटेड टॉपिक है, ग्रुप में ईजी लैंग्वेज में इनको करवाया जा रहा है। फिर जैसे कि हम पोषण पढ़ रहे हैं तो मैंने ये योजना भी डाली है। योजना का करंट, प्रधानमंत्री पोषण योजना हो, राष्ट्रीय पोषण मिशन हो, ये सब डाला हुआ है, जिससे कि आपको पढ़ने में एक जगह पे, जैसे कि आप पोषण भी पढ़ रहे हैं ना, तो पोषण भी आपको, पोषण से संबंधित सारी योजनाएं भी आपको एक जगह पर मिल जाए। अब अमीनो अम्ल हमने देखा कि हमारे शरीर में 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनको हमारा शरीर जो है नहीं बनाता है। हमारे शरीर नहीं बनाता है इन 10 अमीनो अम्ल को, इनको हमको बाहर से ही लेना पड़ता है। देखते हैं अति आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं। अमीनो अम्ल में नाइट्रोजन जो है मुख्य तत्व के रूप में पाया जाता है। अति आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडिन, फोनिल, एनानिल, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, वैलिन और आर्जिनिन, ये क्या है? अति आवश्यक अमीनो अम्ल है। सामान्य अमीनो अम्ल कौन से होंगे? ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, नॉर्ल्यूसिन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, हाइड्रोक्सी ग्लूटामिक अम्ल, प्रोलिन, सिटोलिन, स्टाइसिन और सिस्टीन, ये सामान्य अमीनो, मतलब 2 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है, एक आवश्यक और एक सामान्य। शाकाहारी को प्रोटीन वनस्पति से प्राप्त होते हैं। जो शाकाहारी व्यक्ति होता है उसको प्रोटीन अगर प्राप्त करना है तो वो उसको किससे मिलेगा? वनस्पति से मिलेगा, जैसे दालों से मिल जाएगा, सोयाबीन से मिल जाएगा। मांस जो होता है, जो कि मांसाहारी होता है, मांस में क्या होता है? अति आवश्यक अमीनो अम्ल, जो जितने भी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन रहेगा, मांसाहारी रहेगा, उसको सभी आवश्यक अमीनो अम्ल मिल जाएंगे। सब्जियों में कुछ आवश्यक अमीनो अम्लों की कमी होती है। सब्जियों में क्या होता है? आवश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। आटा जो होता है, आटा में ग्लूटेन नामक अमीनो अम्ल पाया जाता है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल, ग्लूटेन प्रोटीन होता है, आटे में पाया जाता है। ये पूछ सकते हैं कि ग्लूटेन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो गेहूं का आटा बनता है, गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। पूछेंगे आपसे कि ग्लूटेन नामक प्रोटीन कहाँ में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। या गेहूं में कौन सा पाया जाता है? तो ग्लूटेन पाया जाता है। इसमें सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन लाइसिन जो होता है उसमें कम पाए जाते हैं। मक्का का जो प्रोटीन होता है जीन में, उसमें ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। मक्का का जो प्रोटीन जीन है उसमें क्या है? ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। सोयाबीन में अल्प मात्रा में मेथियोनिन की कमी होती है। आपसे पूछेंगे सोयाबीन जो प्रोटीन है उसमें किस चीज़ की कमी होती है? मेथियोनिन की कमी होती है। हल्का काम करने वाले पुरुष को 3000 कैलोरी आवश्यक होती है, कठिन काम करने वाले को 4000 कैलोरी। 12 वर्ष की आयु का जो बालक होता है उसका भोजन एक युवक के बराबर होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 12 वर्ष की आयु का जो बालक होता है उसको एक युवक के बराबर भोजन चाहिए होता है। और 14 से 18 वर्ष की लड़की के लिए 2800 से 3000 कैलोरी चाहिए होता है। प्रोटीन जो होती है 100 ग्राम में, 100 ग्राम प्रोटीन में लगभग 41 कैलोरी होती है। और जो 100 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? 41 कैलोरी होती है, ये आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये फिर जो किसको कितना चाहिए, पोषक तत्वों के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, गर्भवती स्त्री को कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारी इस तरह के हर लिखित नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।